अपने हालात ऐसे मत बनाओ कि हौसले बदल जाएं, हौसले ऐसे बनाओ जो हालातों को बदल दें। और बाद में वो मिसाइल मैन बने, या तो वो रो रहे थे कि मैं चालक नहीं बन पाया जहाज का, जब बाद में वो फिर जहाज बनाने वाले बन गए, भारत के राष्ट्रपति बने। ये काउंसिलिंग का कमाल है। और वो काउंसिलिंग मुझे लगता है 1 या 1.5 मिनट की होगी। जो भी परिवर्तन है हमारे, तो इस एज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जैसे सब्जेक्ट ही है हमारा स्टूडेंटों का, विशेषकर किसी एक सब्जेक्ट को लेके किसी प्रेशर में आके दूसरा सब्जेक्ट में मिस हो जाता है उससे, तो उससे बचने के लिए अपना काउंसलिंग की जरूरत होती है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए गाइडेंस भी होना जरूरी है। लेकिन जो खीर जितनी आराम से पकती है वो उसमें उतना ही स्वादिष्ट स्वाद आता है। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान अध्यापक साथी, अध्यापिका बहने, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, 3 कार्यक्रम आज होने हैं हमारे। उनमें एक कार्यक्रम है कैरियर काउंसलिंग, आपके भविष्य के बारे में बातें करेंगे। यह कार्यक्रम हमारे अध्यापक साथियों के द्वारा यहाँ पर होना है। वैसे हम बहुत सारी बातें आपसे करते रहते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के तहत आपसे बात होगी। एक कार्यक्रम होगा एडोलसेंस कार्यक्रम है, बालिकाओं के लिए है, विशेषकर कक्षा 9, 10, 11, 12 की जो बालिकाएं हैं, ये उनके लिए है कि जब बच्चा वयस्क होता है 14-15 साल के आसपास, फिर 16, 17, 18, 19, 20 साल तक जाता है, तो ये उम्र जो होती है, हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में भी ये हो पढ़ा हुआ आपने, ये सबसे खतरनाक उम्र होती है। ये तूफानी उम्र होती है। ऐसे शब्द हैं, ऐसी परिभाषाएं हैं पुस्तक में लिखी हुई, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि हिंदी में तो नहीं है, हिंदी के पाठ्यक्रम में नहीं, हो सकता है किसी अन्य विषय के पाठ्यक्रम में ये हो, तो वहां पर बात हुई होगी आपसे। इस उम्र में ये मानिए कि बच्चे के पास ऊर्जा ही बहुत अधिक होती है, और वो ऊर्जा यदि सही दिशा में लग जाए तो सफलता ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। और यदि इस उम्र में हम भटक जाएं, उस ऊर्जा को गलत रास्ते पे ले जाएं, समझ नहीं पाए, तो फिर तो हम सफलता से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसलिए यह कार्यक्रम है। इसके लिए एक विशेष जो टीम आ रही है वो आपसे बात करेगी। और तीसरा कार्यक्रम हमारा है, आज डॉक्टरों की टीम भी आएगी, मेडिकल चेकअप होना है सभी बच्चों का। तो मैं सर्वप्रथम इसमें अपने विद्यालय के समाजशास्त्र प्रवक्ता श्री देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप आएंगे और इन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। सम्मानित देवेंद्र सर। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित विद्वान साथियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, और उसमें कैरियर काउंसलिंग जो है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपने शब्द सुना होगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्देशन और परामर्श। निर्देशन और परामर्श जैसे कोई आदमी खड़ा है कहीं पे, चौराहे पे खड़ा है, आदमी जा सकता है, उसको मालूम भी है कि कहीं जाना है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो वहाँ पे कोई आदमी उसको रास्ता बताता है कि आप यहाँ से इस रास्ते से होते हुए जाएं, और उसके बाद वो आदमी अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है। तो इसी को हिंदी में निर्देशन कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको गाइडेंस कहा जाता है। गाइडेंस और जो काउंसलिंग है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गाइडेंस जो होता है वो एक बड़े स्तर पर होता है, और काउंसलिंग जो होती है वो उसी का एक भाग होता है। और उसमें जो गाइडेंस होती है, गाइडेंस के माध्यम से आदमी अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि समय समय पर जब किसी आदमी की गाइडेंस होती है तो अच्छे अपने मुकाम पर पहुंच जाता है, लेकिन गाइडेंस के अभाव में वो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक भी जाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो प्रोग्राम है वो प्रत्येक टीचर के लिए, जब कोई भी टीचर बनता है तो उसमें मनोविज्ञान में प्रत्येक को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं अलग अलग
आयु वर्ग के बच्चे आते हैं और अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे आने के कारण कई बार जिन बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है वो भटकाव स्थिति पैदा हो जाती है और वो समाज में एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाते हैं। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए गाइडेंस भी होना जरूरी है। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। सर एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, भड़काऊ स्थिति। भड़काऊ स्थिति पैदा ना हो जाए, इस बात को ऐसे समझेंगे, एडोलसेंस की जो बात कर रहे थे सर, कि 14 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में बालक हो या बालिका हो, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। जैसे कि शारीरिक परिवर्तन की हम बात करें तो जो हमारे चेहरे का एक मासूमपन है, भोलापन है, वो गायब हो जाता है, वो कठोर स्थिति में पहुंचता है। बालकों की बात करें तो दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है। वो बहुत से बच्चे इसमें शर्माते भी हैं कि ये कैसे, मैं खुद मेरा अपना किस्सा है, जब मैं 10 महीना तो मूंछ दाढ़ी शुरू हो गई, मेरा स्कूल कैसे जाऊंगा। और मैं दुकान पे देखता था बाजार में कि दाढ़ी बनती थी, वो क्रीम लगाते हैं सफेद सफेद, तब जाके वो दाढ़ी बनाते हैं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, ये तो मुझे बड़ी घृणा आती थी उससे। और उस समय जब हम थे, ये बात 1999-98 के आसपास की बात है, इस तरह के कोई कार्यक्रम नहीं होते थे हमारे यहाँ। तो जब मैं बालक होकर के सिर्फ दाढ़ी मूंछ को लेकर के इतना चिंतित हुआ, शारीरिक परिवर्तन में बालिकाओं के साथ, बेटियों के साथ तो ज्यादा परिवर्तन होते हैं, तो उनको वो कितनी समस्या से सोचते होंगे, उनको कैसा लगता होगा, अंदर कैसी फीलिंग आती होगी। तो इन सब चीजों को एक सामान्य समझे कि सामान्य प्रक्रिया है, प्रकृति है, इससे घबराना नहीं, तो सबके साथ है। उसके लिए कार्यक्रम में आपसे बात होगी। और मानसिक परिवर्तन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस उम्र में 14-15 साल की उम्र में ऐसा होता है कि जो भी बच्चा हो, बालिका हो या बालक हो, जो उसके अपने मित्र होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, अपने गुरुजी होते हैं, 14 साल की उम्र से वयस्क होने से पहले सब बड़े अच्छे लगते हैं। सबसे बड़े मित्र होते हैं उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसके गुरुजी, उसके भाई, दीदी, नानी, ताई, चाची, सब उसको अच्छे लगते हैं, उसके आदर्श होते हैं, वो सब बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये उम्र आती है ना, ये सारे दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ आती वयस्क होती है, उनको लगता है कि सबसे बड़े हमारा कोई शत्रु है ना, हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं। और वो अपना सबसे बड़ा मित्र किसको मानते हैं? उसको मानते हैं जिससे वो परिचित ही नहीं है, जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। एक दिन देख लिया, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी चाल अच्छी है, उसका रंग अच्छा है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे जूते पहने हुए हैं, वो सबसे अच्छा है दुनिया में, वो भगवान से भी अच्छा है। तो ये स्थिति, ये तमाम, ये मानसिक परिवर्तन है। तो इस समय अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है, इन तमाम बातों को लेकर यह कार्यक्रम होना है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही है, बालिकाओं के लिए क्यों, बालकों के लिए क्यों नहीं, जो है। अब आगे बढ़ते हुए मैं जीव विज्ञान की प्रवक्ता बहन मीनाक्षी जटिया जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि यह कार्यक्रम जल्दी होता है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी सर ने आपको बता ही दिया बेटा कि यहाँ पर आज हमारे स्कूल में 3 कार्यक्रम होने, है ना। एक आपका कौन सा है, एडोलेसेंस फॉर गर्ल्स, दूसरा कैरियर काउंसलिंग, और तीसरा आपका हेल्थ चेकअप यहाँ पर होना है ना। तो हेल्थ चेकअप और एडोलेसेंस वाले प्रोग्राम के लिए तो डॉक्टर्स की टीम आ रही है। थोड़ा सा कैरियर काउंसलिंग वाला जो टॉपिक है ना, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो कैरियर, अभी देवेंद्र सर ने बताया था कि गाइडेंस और काउंसलिंग 2 वर्ड्स होते हैं, है ना। एक निर्देशन है जो कोई भी कर सकता है, ठीक है, और काउंसलिंग जो होती है बेटा वो होती है एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा, है ना। बट हम यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा बहुत जो भी है कैरियर के लिए गाइडेंस ही प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसकी ज़रूरत क्या है,
कैरियर काउंसलिंग की क्या जरूरत है? जरूरत ये है बेटा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट और अपने कैलिबर के बारे में पता नहीं होता है ना, या पता होता भी है तो वो दोनों में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है। अब बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट है कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, पर उसका जो फिजिकल स्टेमिना है ना, जो फिजिकल जो मेजरमेंट के बेसिस पर वो क्या है उस फील्ड के लिए फिट नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है कि बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं, बच्चा किस फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है और उसके अंदर वो कैलिबर है भी या नहीं। अब आप बच्चे हैं बेटा, आप जैसे ही 10th तक तो लगभग ऑलमोस्ट सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन 11th में क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज करते हैं, कुछ बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे हैं, आपके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है बेटा कि बच्चे जो होते हैं अपने साथ के चलते हैं, कोई सोचता है मेरी दोस्त जो है आर्ट साइड ले रही है तो मैं भी वही लूंगी, कोई सोचता है कि नहीं साइंस लेनी है ना। अब कई बार बच्चे को अपना क्या होता है इंटरेस्ट भी पता नहीं होता है ना, या कई बार बच्चे जो होते हैं देखा देखी के चक्कर में, या तो कई बार तो ये जो चीजें होती है ना बेटा, ये आप पहले से ही आप अपने मन में बिठा सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि हम जो है क्या हमारी रुचि है ना। कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो जरूरी नहीं है बेटा कि वो जो है उनको कोई कंपेयर करे कि वो साइंस ही ले, हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, है ना। तो हमारे जो इंटरेस्ट है और हमारा जो कैलिबर है, देखो हमारी जो क्षमता होती है बेटा, वो हम हर व्यक्ति को अपनी क्षमता पता होती है ना। तो उसी हिसाब से हमें क्या है आगे बढ़ना, और उसको आगे बढ़ने में जो हमको हेल्प करते हैं बेटा वो होते हैं कैरियर काउंसलर्स, ठीक है। तो इस में बेटा थोड़ा गाइड, जैसे अभी आपने अमित सर को सुना, अमित सर ने आपसे कहा कि सर बचपन से हिंदी में कुछ करना चाहते थे, सभी ने सुना है ना। तो सर क्या है, ही इज नॉट एन एक्सीडेंटल टीचर, ठीक है, वो कोई संयोग से शिक्षक नहीं बने, उन्होंने बचपन से यही सोचा था कि मैं हिंदी विषय में आगे बढ़ूंगा, और रिजल्ट आपके सामने। तो अगर आप बेटा किसी भी चीज के लिए है ना आपको इंटरेस्ट है और आप अगर उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं बेटा, तो क्या होता है सारी कायनात जो है ना आपको उस चीज को दिलाने में, है ना, उस चीज को पाने में क्या हो जाती है, इंगेज हो जाती है। फिर अगर आप खुद से सोचने लगेंगे कि मैं ये बनूंगा, आप उसी तरीके से आप एक्ट करें, उसी तरीके से आप मेहनत करें, तो आप जरूर उस दिशा में बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, कैरियर का मतलब सिर्फ बेटा पैसा कमाने से रिलेटेड ही नहीं है ना, उसमें क्या है सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो और आप एक मूवी आई थी बेटा बीच में, एक 3 इडियट देखी आपने, है ना। तो क्या था उसका मैसेज कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस दिशा में आगे बढ़ो, है ना। कामयाबी क्या है, झक मारकर पीछे आएगी। तो जो भी चीज जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, और इंटरेस्ट के लिए क्या है हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। इन केस बच्चा जो है आर्ट स्ट्रीम का है ना, बच्चे ने आर्ट साइड ली है, तो ऐसा नहीं है बेटा कि उसके पास जो है स्कोप नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उसके पास बहुत सारे स्कोप हैं। साइंस वाले बच्चे के पास भी मल्टीपल डायरेक्शन है ना, कोई भी दिशा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको लगता है मैं कर सकता हूँ, वो उसमें जा सकता है। तो एक एक करके हम थोड़ा इस पे बात करेंगे। जैसे आप बच्चे यहाँ से इंटर पास करके निकलते हैं बेटा, तो जस्ट आप इंटर पास है ना, आपके पास क्या कैरियर है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो, या अगर आप कोई बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाहता है तो सिर्फ इंटर में ही है ना, सिर्फ 12th पास होकर ही वो किन दिशाओं में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, जैसे हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं तो उनका फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा होता है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका हाइट वाइट भी ठीक होती है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम किसके लिए तैयारी करेंगे, इसके लिए बेल्ट वाली नौकरी, ठीक, क्या करना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है ना। तो आप जो है उसके लिए प्रैक्टिस, अगर आपको उस दिशा में जाना है, आपका मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इसी दिशा में आगे बढ़ना है बेटा, तो आप जो है उसके लिए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें,
है ना, अपना जो है कैलिबर बढ़ाएं, अपनी क्षमता बढ़ाएं उस दिशा में जो भी है। आपको पता है उसमें क्या होता है, पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, आपके जो स्टेमिना है उसको चेक करने के लिए रेस, ये सब चीज़ें कराई जाती हैं और बाद में उसमें एक लिखित परीक्षा होती है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में जाएंगे तो आपको सिर्फ दौड़ लगा के काम चल जाएगा, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, रिटर्न एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। और रिटर्न एग्जाम बेटा ऐसा कोई नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस आपको वहाँ पूछा जाएगा। वहाँ पे क्या होता है, यही सब चीज़ें बेटा जो हम इंटर तक पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक, अब इंटर के बाद जो बच्चे पढ़ते भी हैं आगे, इस इंटर खाली इंटर पास अगर कोई बच्चा है तो आपके लिए बेटा ग्रुप सी है ना, समूह क वाले जो है आपके बहुत सारे जो है उसमें क्लैरिकल उसमें फॉर्म निकलते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है इन केस, है ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी आपका जनरल स्टडी, उत्तराखंड जीके और थोड़ा सा जो आपके क्या होते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप जो है तैयारी करें उसमें। उसके अलावा कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है बेटा, तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आप जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं या बहुत सारे पोस्ट ऐसी होती हैं बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऐसी पोस्ट निकलती हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन क्या होता है, आपकी क्या होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो आप उन फॉर्म्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा मोदी जी ने, अगर आपका नहीं है इंटरेस्ट कहीं नौकरी करने में, अगर आप खुद से अपना कुछ काम कर, तो आपके लिए स्टार्टअप जो प्रोग्राम्स है ना, आप खेती बाड़ी से रिलेटेड, आपका कोई छोटा लघु उद्योग कोई आप घर में लगाना चाहते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है बेटा कि आप जो है सरकारी नौकरी, करियर का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो पानी है, बस नहीं, है ना। आप जो है अपना करियर जो है, आप अपना कोई बिजनेस, अपना कोई छोटा उद्योग धंधा लगा के, अपना ही कोई खेती बाड़ी में भी आप अच्छा अपना, आजकल तो आप देख रहे हैं बेटा कितने सारे जो है कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर में नए नए कॉन्सेप्ट ऐड हो गए और लोग जो है खेती बाड़ी में उसका यूज कर रहे हैं। पहले कभी पॉली हाउस होता था खेती बाड़ी में, कभी पॉली हाउस लगाए जाते थे, नहीं लगाए जाते थे ना। अब लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड है उसमें पढ़ रहे हैं आगे, और फिर वापस अपने गांव आकर क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कोई मसालों की खेती कर रहा है, कोई आपका फूलों की खेती कर रहा है ना, कोई मेडिसिनल प्लांट्स की फार्मिंग कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने जो है कोई फॉर्म भर के कोई गवर्नमेंट जॉब ही निकाली। करियर का मतलब है अगर आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप अपना खुद से भी क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए भी बेटा देखो, जो 12th पास वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, मैंने आपसे कहा कि ग्रुप सी, क्लैरिकल, है ना, ये जितनी भी पोस्ट हैं इनके लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है तो आपके पास उधर भी आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक है आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज। भाई ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ पढ़ाई से ही आप, अगर आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी, इन केस कोई बच्चा जो है ITI करना चाहता है, वेदर ही इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और आर्ट, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ITI अगर आपको करना है तो आपके पास उसमें बहुत सारे फील्ड है ना, उसमें आपका शॉर्ट हैंड है ना, शॉर्ट हैंड है आपका, ये मैकेनिकल वाला जो है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो बच्चे करते हैं ना, इसमें फिटर है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऐसे काम है जिनके लिए आपके पास क्या होगा, अगर आप गांव में भी काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा उसका, है ना। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अगर कोई बच्चा करना चाहता है, भाई कोई लड़कियां हैं, किसी को अगर भी अगर कोई बच्चा जो है सिलाई कटाई बुनाई इसमें इंटरेस्टेड है तो ITI में उसके लिए भी कोर्स है ना। पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक का फॉर्म आप भर सकते हैं, उसमें ऑफिस मैनेजमेंट, आपका सिविल इंजीनियरिंग, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपसे कहा कि पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज हैं, है ना। पैरामेडिकल कोर्सेज मीन्स जो मेडिकल के साथ साथ उसके विसिनिटी में काम करते हैं उनको बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके पास पैथोलॉजी के कोर्सेज हैं, ठीक है, आपके पास लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, आप फिजियोथेरेपी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो भी आपका डॉक्टर्स के उसमें आते हैं ना, उनको भी डॉक्टर ही कहा जाता है। ठीक है, तो
पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज में आपको पता है MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं बेटा जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट, आपने सोचा है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, तो आप जो है उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। कोचिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कोचिंग ज्वाइन करें, है ना, और अपने ड्रीम को पूरा करें, है ना। कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं तो बहुत सारे, तो बेटा मतलब हर चीज में कोई आपको जो भी बनना है जीवन में, है ना, कुछ भी बनना है, आप बिजनेस करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपको जो बनना है आप बने, लेकिन वो आप कभी बन पाएंगे बेटा जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़े और सीधे 12th में चला जाए। क्या होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है, एक सीक्वेंस होता है कि आपको क्या बढ़ना होता है, ग्रेजुअली आगे बढ़ना होता है। ऐसा तो नहीं होता कोई बच्चा 9th पास करे उसको सीधे 12th में एडमिशन दे दे, होता है ऐसा नहीं ना। तो हर चीज के लिए क्या होता है बेटा, थोड़ा समय लगता है। और ऐसा नहीं है बेटा कि आप इंटर करेंगे और आपको सीधे सक्सेस मिल जाएगी। इसके लिए पेशेंस भी बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर धैर्य होना चाहिए और उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए बेटा कि वो असफलताओं का भी सामना कर सके। भाई जब इंसान क्या करेगा, मेहनत करेगा, तो जरूरी नहीं है बेटा कि हर बार उसको रिजल्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग मिले। कई बार रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव भी होता है ना। तो हमारे अंदर इतना पेशेंस भी होना चाहिए कि हम क्या कर सकें, असफलताओं का सामना कर सकें और दोबारा डबल मेहनत के साथ, डबल जोश के साथ क्या करें, फिर और आगे बढ़े। पर ये तभी मुमकिन है बेटा जब हम क्या करें, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम ITI कर रहे हैं, चाहे हम ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, चाहे हम कोई सा भी काम कर रहे हैं, उसमें जब हम अपना क्या देंगे, 100% देंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि हम अपने कैरियर में क्या हुए हैं, आगे बढ़े हैं या सफल हुए, है ना। तो इस तरह से बेटा आपके पास जो है बहुत सारे विकल्प हैं, पर हर विकल्प के लिए, हर विकल्प को पाने के लिए, हर जो भी आपका गोल है उसको चेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक लाइन लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि अपने हालात ऐसे मत बनाओ कि हौसले बदल जाएं, है ना। अपने हालात ऐसे मत बनाओ कि हौसले बदल जाएं, हौसले ऐसे बनाओ जो हालातों को बदल दें। धन्यवाद बहन जी का, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी और इतनी जानकारी आपने 4-5 मिनट में बच्चों को दे दी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गागर में सागर बढ़ने वाली बात है। और सबसे अच्छी जो मैंने 2-3 बातें नोट की हैं, वो मुझे सबसे बेस्ट ये लगा कि सफलता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। बिल्कुल, ये तो मान लीजिए आप, सफलता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ, कोसलम कार्यक्रम, उसका यही मतलब है, वो 9, 10, 11, 12 में चलता है। उसका मतलब यही है कि पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन हमको अपने अंदर हुनर पैदा करना है कि हम एक ऐसा व्यवसाय खड़ा कर दे जिसमें हम 10 लोगों को नौकरी दें, अपने आप मालिक बने। वो कोसलम कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ, 9, 10 में चलता था पहले, इस बार 11 में चला, इस बार 12 में चलेगा। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है आपने, धन्यवाद है आपका। और मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच यहाँ पर राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता श्री अनु सिंह पवार जी उपस्थित हैं, और मैं सर के बारे में कहना चाहूँगा कि सर शिक्षा विभाग में आने से पहले भारतीय सेना में कार्य कर चुके हैं, और भारतीय सेना से बाद, वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद, हालांकि मैं ये कहता हूँ कि सेना में कार्य करने वाला व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, और शिक्षा विभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। तो वहां के बाद सर बैंक में गए हैं, वहां पर जॉब की है सर ने, और बैंक से बाद सर शिक्षा विभाग में आए हैं। तो एक प्रकार से 3 सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं हमारे सर। तो मैं सर को आमंत्रित करूंगा, आप आएंगे, और जो है हम ये भी चाहेंगे कि बैंक में किस प्रकार से बच्चे नौकरी करना चाहे तो वहां किस प्रकार से, और सेना में जाने चाहे तो वहां की तैयारी किस प्रकार से, और शिक्षा विभाग में किस प्रकार, आप इस प्रकार की बातें यहाँ पर रखें। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अनु सिंह पवार जी को, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, ये जो काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है कैरियर से संबंधित, तो इसका मुख्य मकसद ये है कि आप 12वीं के बाद क्या करें। 12वीं तक की पोजीशन यहाँ पे ऐसी है कि शिक्षा आपके घर में आ रही है, लेकिन 12वीं के बाद आपको शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। थोड़ा परिस्थितियाँ बदल गई है। अब तक तो ये था 12वीं तक कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ सामान्य रूप से हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या करें। तो अगर मैं मोटे तौर पर इसको कैटेगराइज करूं तो 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं 12वीं के बाद करने के। एक तो होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्सेज और तीसरा होता है डिग्री कोर्सेज। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, अपना अपना इस पे समय लगता है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसका टाइमिंग ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, जो डिप्लोमा है उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, डिग्री कोर्सेज का वो उससे ज़्यादा होता है। लेकिन जो खीर जितनी आराम से पकती है वो उसमें उतना ही स्वाद आता है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन सबको करने के लिए अब जैसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग होंगे, डिप्लोमा कोर्स भी हर बच्चे के लिए जो उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से होगा, और डिग्री कोर्सेज भी अलग अलग हैं। अब ये सब करने के लिए 2 परिस्थितियां होती हैं कि आप इनको करें या ना करें। पहला है आपका इंटरेस्ट, कि आपकी रुचि किसमें है या रुचि है या नहीं। कहीं तो ऐसा होता है कि 12 के बाद नहीं करना है ना, इंटरेस्ट भी जरूरी है। और दूसरा होता है आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति, कि आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति उस काम को करने के लिए आपको भेज सकती है नहीं। तो उस चीज को, ये दोनों चीजें बहुत अहमियत रखती हैं आपकी जिंदगी में। आपने क्या चुनाव करना है कि पहला तो आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपकी इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो बहुत जरूरी है कि आप कौन सा चूज करते हैं। तो इस सब के लिए आपको ये अपने आप को पहले पहचानना होगा, फिर अपने घर की स्थिति को समझना होगा और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, माना आप नदी में तैराकी कर रहे हैं और आप लगभग आधी नदी तक जा चुके हैं और इतनी क्षमता आप में है कि आप नदी को पार कर सकें। लेकिन जैसे ही आप नदी के बीच में पहुंचते हैं और सामने से आपको दिखता है कि बाघ पानी पी रहा है, क्या करोगे? आगे जाओगे या वापस आओगे? क्या करोगे बताओ? हैं? आगे जाएंगे? संगठन मन से बात खड़ो हैं, क्या करोगे बताओ भाई? अमूमन इंसान यही करेगा ना कि वापस आएगा। तो वो होता है समय को पहचानना, कि समय के अनुसार कार्य करना बहुत जरूरी है। आपने एक महाभारत का वाक्य सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, श्री कृष्ण जी अपने द्वारिका चले गए और श्री कृष्ण का अंत लगभग नजदीक था। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप जितनी भी यहाँ गोपिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे, इनको लेके हस्तिनापुर लौट जाओ। तो अर्जुन उनको जब ला रहे थे, रास्ते में जो भील लोग थे उन्होंने देखा भाई अर्जुन तो इतनी सारी गोपिकाओं को लेके जा रहा है, तो उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन उनसे युद्ध में हार गए, युद्ध में उन भीलों से हार गए और सारी जो गोपिकाएं थी उनको अपने साथ भगा के ले गए। तो तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है, तुलसी नर का बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो मतलब वही अर्जुन था जिसने महाभारत में सारे योद्धाओं को धराशायी कर दिया, और आज भी वही अर्जुन है कि जो भीलों से गोपिकाओं की रक्षा नहीं करा पाया। तो समय बहुत बलवान होता है। आपको समय को पहचानते हुए, अपने इंटरेस्ट और अपने घर की स्थिति को समझते हुए ये फैसला लेना है। तो मेरा सुझाव ये है कि जो भी आपके अंदर क्षमता है उसका आप जितना सा जब उसको पहचानें, उसको यूटिलाइज करें और समय के अनुसार कार्य करें और एक नेक इंसान बनने की कोशिश करें। ये ना हो कि तुम अपने माँ बाप से लड़ाई करके कोर्स करने चले गए, उन पे पैसे नहीं,
वो आपको पैसे कहां से दे। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। बस यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 2-4 बातें सर ने कही है, बहुत अच्छी दमदार बातें कही हैं, और मैं 1-2 बात का विरोध भी करूंगा। एक फिल्म आई है मनोज कुमार की, अभी देखिए आपने? अभी 2006 में एक IPS अधिकारी बने थे, शायद वो वास्तविक घटना है। उसके घर की आर्थिक स्थिति पता है कैसी थी? देखी थी कैसी आर्थिक स्थिति, लेकिन फिर भी वो IPS बना। कैसे बना वो फिल्म देख लेना, पता लग जाएगा। मैं हमेशा सबसे कहता हूं, पैसा कोई समस्या नहीं है। ये बात तो आप मान लीजिए, ये वाक्य गांठ बांध लो आप। पैसा कोई समस्या नहीं है, समस्या हमारा मन है। मेरा दर्शन अलग है, मैं कहता हूं पैसा कोई समस्या नहीं है। चाहूंगा कि आप भी अपनाओ उसको। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि खीर जितने धीरे धीरे पकती है ना, उसका मिठास अलग होता है। यदि सफलता बहुत जल्दी ना मिले तो डरना नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में तो सफलता आपको मिलने वाली है, वो बड़ी सफलता है। मैं भी एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा आपको, हकीकत किस्सा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सबने सुना हुआ है। 2-3 परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए, वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो मेहनत कितनी करते थे, यदि मिसाइल मैन कहलाते हैं तो अनुमान लगा सकते हैं, हम देश के राष्ट्रपति बने तो अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत करते होंगे। लेकिन असफल हो गए 2-3 परीक्षाओं में। श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे यहाँ बाल सखा मंच पर आए थे। जब वो बता रहे थे कि मैं वहां भी अनुत्तीर्ण हो गया, वहां भी हो गया, वहां भी हो गया, तो बच्चे खूब हंस रहे थे। जबकि आज सफल है ना, संयम नहीं हुआ उन्होंने। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लेके चलता हूं, तो 3-4 परीक्षाओं में सफल हो गए। सुना भी होगा आपने किस्सा, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे खूब आता है, सुना होगा आपने। तो यही देहरादून एग्जाम देने के लिए आए थे, वो कौन सा एग्जाम था मुझे खबर नहीं है, वहां पे अनुत्तीर्ण हो गए। और शायद ऐसा भी था कि वो जितना पैसा लेकर के आए थे वो किराए में खर्च हो गया, खाने पीने में खर्च हो गया, यहाँ रुके होंगे तो पैसा भी नहीं है वापस जाने का। दक्षिण भारत से आए थे, और ऐसा कहा जाता है कि ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, और वहीं पर एक ऋषि का नाम भी आता है। ऋषिकेश के आसपास एक आश्रम है, शायद स्वर्ग आश्रम है या कोई दूसरा आश्रम है, उसमें एक बड़े संत महात्मा उधर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बहुत देर से जो है गंगा जी के किनारे बैठा हुआ है, और इसके मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने भाप लिया कि ये कुछ गलत कदम उठाने वाला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं कूदने वाला था, मैं आत्महत्या करने वाला था, मैं इतना परेशान हो गया था असफलता से। तब ये बात उन संत महात्मा जो है, उनका नाम भी आता है, मेरे नहीं है संज्ञान में, उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे बातें की, और उनसे पूछा कि बेटा कहां से आया, वो तमाम बातें, वही काउंसलिंग वाली बात शुरू हो जाती है फिर। तो जब 4-5 बातें हुई तो बताया मैं दक्षिण भारत से देहरादून एग्जाम देने आया था, मैं असफल हो गया, ये वो तमाम बातें सुनाई, रोते रोते सुनाया कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, जो भी उन्होंने। तो उन जो गुरुजी थे, वो महात्मा जी, 2 बातें कही उन्होंने। एक तो ये कहा कि संयम बनाओ, और एक ये कहा है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा चयन नहीं हुआ है। मतलब तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा चयन नहीं हुआ है। और मुझे अब याद आ गया है, शायद वो यहाँ जो एग्जाम देने आए थे, वो सेना में ही कोई एग्जाम देने आए थे, वो पायलट बनने का एग्जाम देने आए थे। पायलट का कोई एग्जाम था, जहाज पायलट, वो उड़ाना चालक समझ लीजिए आप, उसका एग्जाम देने आए थे, नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने यही कहा कि संयम नहीं होना है, ये बात तो संयम बनाए रखो, मेहनत करते रहो। और एक दूसरी बात ये कही कि तुम शुक्र करो तुम्हारा चयन नहीं हुआ है। तो वो दंग रह गए सुनकर कि आदमी क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चयन नहीं हुआ है, और जितनी बात तुमने मुझको बताई है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं 18 घंटे पढ़ाई करता हूं, और मैं हर बार फर्स्ट आया हूं अपनी कक्षा में, जितनी बात तुमने बताई है, तुम सच में इतनी मेहनत करते हो, तो भगवान ने तुम्हें ना इससे बड़े पद के लिए रखा हुआ है बचा करके। पायलट से बड़ा भी कोई पद होता है, भगवान ने तुमको उसके लिए बचा के रखा हुआ है। आज यदि तुम पायलट बन जाते तो पायलट बने रह जाते बस, और ऐसा ही हुआ भविष्य में। वो पायलट नहीं बने,
वो चालक नहीं बने जहाज के, वो जहाज बनाने वाले बने थे। समझ रहे हो ना? यदि वो उस दिन चयन हो जाता उनका, वो पायलट बन जाते तो सीमित हो जाते बस। तो ये बात उनको लगी, ठेस पहुंची यहाँ पर। फिर उनके आश्रम में रुके, उन गुरु ने उनको खाना वाना भी और वापस लौटने के पैसे भी दिए। उन गुरु जी का नाम भी आता है, उस आश्रम का नाम भी ऋषिकेश में सर्च करेंगे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम में सब आएगा। और बाद में वो मिसाइल मैन बने। या तो वो रो रहे थे कि मैं चालक नहीं बन पाया जहाज का, जब बाद में वो फिर जहाज बनाने वाले बन गए, भारत के राष्ट्रपति बने। ये काउंसिलिंग का कमाल है। और वो काउंसिलिंग मुझे लगता है 1 या 1.5 मिनट की होगी। हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो भी परिवर्तन है हमारे, तो इस एज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई जैसे सब्जेक्ट यही है हमारा स्टूडेंटों का विशेषकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेके किसी प्रेशर में आके दूसरा सब्जेक्ट में मिस हो जाता है उससे, तो उससे बचने के लिए अपना काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो काउंसलिंग समझते हो ना आप लोग, परामर्श की एक सलाह की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है प्रोग्राम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें 10 साल से 19 साल में जितने भी बच्चे लड़के लड़कियां आते हैं, वो उनके लिए हमने हमारा एक कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर भी देहरादून में 104 हेल्पलाइन नंबर। तो आप उसमें जो बातें यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं किसी टीचर से या किसी डॉक्टर से, अपने घर में से भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर 104। आप करियर में क्या सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, क्या भविष्य में करना चाहते हो, या आपके घर में से किसी चीज की समस्या है जिस कारण आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या उसमें ले जो आपको है उसका सलाह ले सकते हो। वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक बिल्कुल हेल्पलाइन हमारी ओपन रहती है। उसमें आप जैसे बालिकाएं अगर अपनी वो चाहती हैं कि हम किसी महिला विशेषज्ञ से तो बात करें, तो महिला से बात होगी आपकी, और लड़कों की पुरुष से होगी। तो आपकी जितने भी आने वाली समस्याएं, क्योंकि ये एज ही ऐसी है कि किशोरावस्था एज है ना हमारी, बसंत जीवन का बसंत है हमारा ये। क्योंकि ये एज ही ऐसी है कि हर चीज हमें नई चीज मिलेगी, जिसमें कि हम दिन जैसे बोलते दिन में सपने देखने, भावनाओं में बह जाना। क्योंकि हमारे सपने ही ऐसे होते हैं कि किसी को रोल मॉडल मान लिया, उसकी नकल करना, या जैसे लड़कों को गाड़ी चला रहे तो स्टाइल करना इस एज में, या किसी को नशे की पीयर प्रेशर होता है ना, साथिया, तो साथिया का ये होता है कि भाई इसी एज में होता है कि लड़कों को देख के साथी ने बोल दिया एक सिगरेट पी ले, कुछ नहीं होता इसे। तो ये जो भी चीजें होती है किशोरावस्था ही में होती है। लड़कियों का जितने भी परिवर्तन लड़के लड़कियां जो के, अगर हमें यहीं से हमारी लाइफ में जिस हम सही या गलत जो भी है हमें अपने साथे में यहीं से डालना होते हैं। तो ये 10 साल से 19 साल की जो लाइफ है बहुत वो है जो जिसको बोलते हैं जोशीली एज है हमारी, सारे परिवर्तन हमारे इसी एज में होने हैं। तो विशेषकर जैसे हमारे इसमें सबसे पहले पोषण का, तो आप लोगों को इसमें विस्तार से बताया जाएगा, डॉक्टर मैम बताएंगे आपको कि पोषण में जिसके जो हम अभियान चलाते हैं ना या एनीमिया मुक्त के लिए, तो जिसके लिए हमने आपके यहाँ आयरन की दवाइयाँ भी भेजी रहती हैं, जो प्रत्येक सोमवार को खाते हैं सब लोग, सोमवार खाते हैं गोली, नीली गोली इसीलिए दी जाती है कि आप पोषण के लिए, क्योंकि आप यहीं से स्वस्थ रहें। और विशेषकर बालिकाओं के लिए भी जो है, और एक हमारा प्रोग्राम चलता है एलडीडी का, जिसमें हम 6 महीने में गोली खिलाते हैं, खाते हैं 6 महीने में गोली, एल्बेंडाजोल खाते हैं ना, 6 महीने में खिलाते हैं हम लोग पेट के कीड़े मारने के लिए, तो इसीलिए खिलाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जैसे इसमें तो किशोरावस्था में हमें पता होना चाहिए जैसे कि संचारी रोग, गैर संचारी रोग कैसे क्या होते हैं, ठीक है ना, आरटीआई, एसटीआई और सेक्सुअल प्रॉब्लम जो इस एज में जिससे बच्चे ज्यादा भयभीत होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की समस्या है हमारी, उसको दबाने के बजाय आपको खुल के परामर्श ले सकते हो उसको, क्योंकि बच्चा इस एज में ये सोचता है ना कि अपने दोस्तों को बताएगा तो मजाक बनाएगा। लड़के लोग आ जाओ। क्या देता रहा